नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हमारा ये अध्ययन का अनवरत क्रम प्रारंभ है हमारा, तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए कक्षा 11th में विषय जीव विज्ञान अध्याय 4 प्राणी जगत की चर्चा हम कर रहे हैं। इससे पूर्व मैंने आपको वीडियो और नोट्स के माध्यम से बता दिया है कि प्राणी जगत जो है उससे किस आधार पर जो है अलग अलग छोटे बड़े संघों में वर्गीकृत किया गया, उसका आधार क्या है। तो उसके लिए 4 से 5 जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो प्राणियों को बांटने का यानी वर्गीकरण करने का आधार है। अब यहाँ पर आपने आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो छठा संघ है। इससे पहले वाले वीडियो नोट्स में मैंने आपको 5 जो संघ हैं, पोरीफेरा है और पोरीफेरा से लगाकर आपने 5 का अध्ययन कर लिया है। स्टार्टिंग जहाँ से हुआ था वहाँ से 5 संघ का अध्ययन आप कर चुके हैं। उसको आपने लिख भी लिया होगा और उसको अच्छे से देख लिया होगा। उसके अंदर पढ़ना क्या है, जो मैंने प्रमुख जो बातें बताई थी, जैसे कि इनके प्रमुख लक्षण क्या है, प्रमुख विशेषता क्या है, इनके अंदर जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं, साथ में जिन जंतुओं के उपनाम हैं यानी कि जिनके वैज्ञानिक जो नाम हैं उनको भी आपको याद करना है, क्योंकि उस आधार पर मिलान कीजिए वाला क्वेश्चन बन सकता है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो है 6 से लगाकर 10 तक, टोटल 11 जो संघ आपके इस ग्रुप में बता रखे हैं, जिसमें 10 जो हैं बिल्कुल आपके आज कंप्लीट हो जाएंगे और 11वां जो कोडेटा है उसका हम पूरा अलग से ही उसको देखेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, उसका क्लासिफिकेशन अलग है। तो यहाँ पर ये जो 6 से 10 आज अपन देखेंगे उसमें वही प्रोसेस है कि इनके प्रमुख लक्षण क्या हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं और इनकी प्रमुख विशेषता क्या है, या कौन सा क्वेश्चन अभी तक इसमें आया हुआ है या पूछा गया है। तो यहाँ पर आज हमारा जो छठा संघ है, जिससे पूर्व आपने सभी के नाम लिखे हुए आप उसको देख सकते हैं। तो छठा जो संघ आ रहा प्राणी जगत का वह है एनेलिडा। अब इसमें पाए जाने वाले जो समस्त प्रकार के जंतु हैं, प्राणी हैं, वो जलीय होते हैं, यानी कि वे प्राणी जो जल में रहते हैं। दूसरा है स्थलीय प्राणी, यानी कि वे प्राणी जो स्थल पर रहते हैं, उन्हें स्थलीय प्राणी कहते हैं। साथ में ही इनके इस संघ में पाए जाने वाले प्राणी परजीवी के रूप में होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, परजीवी किसे कहते हैं, वे प्राणी या जीव जो दूसरे प्राणियों के अंदर या शरीर के बाहर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे प्राणियों को हम परजीवी कहते हैं। जैसे कि सामान्य में आप देखें, आपके जैसे बालों में देखा होगा जुएं जो होती हैं वो भी परजीवी के रूप में होती हैं। कल आपने अगले जो संघ थे प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में आपने देखा था, चपटे जो कृमि होते हैं वो अंतः परजीवी के रूप में होते हैं। तो इस संघ के प्राणी जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं और ये परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। अगला है शरीर जो है, इनका शरीर जो है वो खंडों में बटा होता है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि खंडी भवन आपका 5वां 6ठा पॉइंट था वर्गीकरण के प्रमुख पॉइंट्स में। तो खंडी भवन में आपने अच्छे से एग्जाम्पल में देखा था केंचुआ, जिसे आप 11th में ही अभी प्रैक्टिकल में भी इसको देखेंगे, जिसका भारतीय केंचुआ जो जिसका नाम फेरेटिमा पोस्ट्यूमा है, जिसका अध्ययन प्रैक्टिकल के रूप में आप करेंगे, उसको देखेंगे और प्राथमिक विज्ञान उसको देखेंगे। तो यहाँ इनका जो शरीर है वो खंडों में बटा होता है और परिसंचरण जो है वो बंद प्रकार का होता है। अब परिसंचरण 2 प्रकार के हैं, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला और बंद, तो इस प्रकार से यहाँ पर बंद का मतलब होता है जिनका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बिल्कुल नलिकाओं के अंदर होता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके बाद इसमें जो इस स्टार का निशान बना के मैंने रखा है, यानी कि इस प्रश्न को आप देखिए, परीक्षा में पूछा गया है, केंचुए में उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग होता है, तो उत्तर है इसका नेफ्रेलिया। ध्यान रखें, तो इस संघ एनेलिडा में पाए जाने वाले जो जंतु हैं इनमें उत्सर्जन क्रिया जो होती है उसके लिए जो अंग होते हैं जिसे हम नेफ्रेलिया कहते हैं। और ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है, केंचुए में उपस्थित उत्सर्जन अंग का नाम लिखिए। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान रखें, यहाँ पर भी मैंने स्टार का निशान बना के रखा है। अगला जैसे पॉइंट है एक लिंगी या उभयलिंगी। एक लिंगी का मतलब वे प्राणी जिसमें एक ही जननांग होता है, चाहे नर हो चाहे मादा हो, एक लिंगी कहते हैं। और उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें नर और मादा दोनों एक
ही प्राणी में होते हैं। तो यहाँ दोनों प्रकार के जंतु हो सकते हैं। तो ये है एनेलिडा संघ के कुछ प्रमुख बातें, और इसका एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है केंचुआ, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे आप आपकी बुक में या नोट्स में आप पढ़ेंगे। तो ये था आपके एनेलिडा संघ छठा। अगला जो बात करूंगा मैं आर्थ्रोपोडा। तो इसमें पहले ही पॉइंट पर आप देखें स्टार का निशान लगा है, यानी कि प्रश्न भी आ चुका है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, ये प्रश्न जो है आपके 11th में पहले भी आया है, प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ का नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा आपके आर्थ्रोपोडा संघ, क्योंकि इसमें समस्त प्रकार के कीट हैं, जैसे टिड्डी दल आप जानते हैं, ये सभी प्राणी जो है आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं, कीट जिसे हम कहते हैं। तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ प्रश्न भी आ चुका है, और आपको मैंने अगले वीडियो में बताया था इसमें इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर आर्थ्रोपोडा, इसे आप याद रखेंगे। दूसरा है शरीर अंग स्तरका, यानी कि कोशिका से जैसे अंग जो होते हैं, अंग तंत्र बनते हैं, तो इनका जो शरीर है वो अंग स्तरका होता है। साथ ही शरीर जो होता है उस पर काइटिन का कंकाल होता है, यानी कि इनका जो शरीर के ऊपर एक कवच होता है काइटिन का। आप देखें इसमें पाए जाने वाले बहुत सारे जो प्राणी हैं, टिड्डी वगैरह जैसे आप देखेंगे पास से, जो आपको इस प्रादर्श में आप देखेंगे, तो काइटिन का जो कवच होता है, उनका कंकाल जो है वो काइटिन का बना होता है। अब शरीर जो है आप देखेंगे पास से बिल्कुल सिर, वक्ष और उदर, यानी कि 3 भागों में बटा होता है। सिर, वक्ष और उदर 3 भागों में बटा है। साथ में उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी के बारे में बता चुका हूं आपको, नर मादा दोनों एक ही जननांग। साथ में परिसंचरण खुला। अब परिसंचरण क्या है, 2 प्रकार के, बंद और खुला, दोनों बता दिए। संवेदी अंग होते हैं, यानी कि वायु और पर्यावरण को के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इनके शरीर में विशेष संवेदी अंग जैसे नेत्रांग सर्वत्र पाए जाते हैं। और उत्सर्जन जो है, अब इसका ये प्रश्न भी आ चुका है आर्थ्रोपोडा में। उत्सर्जन जो है उसके लिए यहाँ पर मेल्टी की नलिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे, ये जो गोला करके रखा है मैंने, जैसे इसमें नेफ्रीलिया उत्सर्जन का, और आर्थ्रोपोडा संघ में मेल्टी की नलिकाएं, ये जैसे आप कॉकरोच में भी देखेंगे उसमें भी आपको मिलेगा। अब यहाँ एग्जाम्पल बहुत सारे मैंने मधुमक्खी और टिड्डी का लिखा है। मधुमक्खी में भी एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरा, ऐसी बहुत सारी मधुमक्खियां हैं। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो संघ है, इसमें पाए जाने वाले समस्त प्रकार के कीटों को आप बड़े अच्छे ध्यान से देखें, क्योंकि अगली कक्षा जो आएगी आपकी, उसमें जब भी आप आगे और उच्च स्तर का अध्ययन करेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको इसी संघ से प्राणी जो है नजर आएंगे। अगला है 8वां जो संघ है वो है मोलस्का। अब मोलस्का में देखें, यहाँ पर फिर आप पहले पॉइंट को देखें, प्राणी जगत का दूसरा बड़ा संघ। अब यहाँ पर देखें, प्राणी जगत का सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा था, अब यहाँ पर प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ जो है वो मोलस्का है। अब अच्छे से ध्यान रखें, अब ये सजीव भी हो सकते हैं और जलीय भी है, यानी कि जल में भी और स्थल पर भी पाए जाते हैं। इनमें जो संवेदी अंग होते हैं, सिर पर स्पर्शक होते हैं, और ये स्पर्शक जो है शिकार को पकड़ने, आगे गति करने या विभिन्न प्रकार के जो कार्यों में सहायक होते हैं। और ये उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का अर्थ आप अच्छे से जानते हैं, यानी कि मोलस्का जिसे हम समुद्रवासी भी कह सकते हैं, यानी कि अधिकांश इस संघ के प्राणी जो है समुद्र के अंदर निवास करते हैं। जिसमें यहाँ पर आप देखें पाइला, ऑक्टोपस। अब ऑक्टोपस को आप आपके प्रयोगशाला में देखेंगे, ऑक्टोपस जिसकी 8 भुजा होती हैं, और इसमें इन प्राणियों के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता भी होती है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है खोए हुए अंग को पुनः प्राप्त करना, यानी कि जैसे किसी शरीर का अंग कट गया, जैसे चिपकली को भी आप देखें तो उसमें भी उसकी पूंछ कटने के बाद कुछ समय बाद धीरे धीरे उसकी पूंछ पुनः बनती है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त करना। तो पाइला, ऑक्टोपस, सीपिया, ये आप आपके लैब में देखेंगे, केंचुए को भी आप लैब में देखेंगे, यानी कुछ जंतु ऐसे हैं जो अपने पास उपलब्ध है और आप अपने आंखों से इनको यहाँ देख पाएंगे और समझ के इस संघ के बारे में आप और अच्छा अध्ययन कर सकेंगे। तो मोलस्का जो समुद्रवासी है और ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है।
अगला है इकाइनोडर्मेटा, जिसको हम मछली वर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें समस्त प्रकार की मछलियां जो हैं। अब यहाँ पर आप देखें आर्थ्रोपोडा में काइटिन का कंकाल था, तो यहाँ इकाइनोडर्मेटा में इन प्राणियों में कैल्शियम युक्त कवच होता है। यानी कि इकाइनोडर्मेटा संघ में पाए जाने वाले जो प्राणी हैं, इनके शरीर के ऊपर कैल्शियम का कवच होता है, इसीलिए इनका नाम है इकाइनोडर्मेटा। इस कवच के आधार पर इनका नाम जो है इकाइनोडर्मेटा है। और इसमें भी आप देखें समुद्रवासी, यानी कि इस संघ में पाए जाने वाले अधिकांश प्राणी जो समुद्रवासी होते हैं, जो समुद्र में ही रहते हैं, समुद्र में ही अपना निवास भोजन सारी क्रियाएं होती हैं। दूसरा है अंगतंत्र स्तर, कोशिका से आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो अंग तंत्र का स्तर होता है, और ये उभयलिंगी होते हैं। वही उभयलिंगी का मतलब आप अच्छे से जानते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा समुद्रवासी, यहाँ पर आप देखिए इसका जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है वो है तारा मछली एकाइनस। अब तारा मछली को भी आप आपके लेब में देखेंगे। तारा मछली का आकार तारे के समान होता है। ऐसी बहुत सारी मछलियां हैं, जैसे बोरा मछली, वो भी आप देखेंगे। इसके बाद ऐसी सामान्य सी मछलियां, यानी कि जितनी मछलियां हैं वो लगभग आपके इकाइनोडर्मेटा संघ में आती हैं। और उच्च स्तर के अध्ययन में आप और भी इनके नामों को देखेंगे। यानी कि जितनी चीजें आपके प्रैक्टिकल वर्क में भी आ रही है, जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप उसको अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि एक इस संघ में आते हैं और संघ में आने के बाद उनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद आता है आपके हेमिकोडेटा। अब ये वाला जो संघ है 10वां, पहले इसको जो है कशेरुकी संघ के रूप में जैसे माना गया था, लेकिन बाद में अरज्जु यानी कि अकशेरुकी संघ में अलग संघ का दर्जा इसको दिया गया। अब क्योंकि पहले कशेरुकी में माना था, बाद में किन्हीं कारणों से इसको पुनः एक बार अरज्जु यानी कि अकशेरुकी संघ में सम्मिलित किया गया, और ये अलग से जो है 10वां संघ के रूप में इसको बनाया गया। अब यहाँ पर आप देखें कृमि के समान। अब ये जो जंतु होते हैं हेमिकोडेट्स में पाए जाने वाले जो प्राणी हैं, ये कृमि के समान होते हैं और समुद्री जीव हैं, यानी कि ये सभी भी जो हैं समुद्र में पाए जाते हैं। अब इनका जो शरीर है वो शुंड के समान, जैसे हाथी की शुंड आपने देखी होगी, तो शुंड के समान होता है। इनका वक्ष जो है वो लंबा होता है और शरीर बेलनाकार होता है। बेलन देखा होगा आपने, शरीर बेलनाकार होता है। तो ये इनकी पहचान सीधी हो जाएगी यदि इनका शरीर शुंडाकार है, शुंड के समान है, लंबे वक्ष वाले और बेलनाकार जंतु हैं, तो निश्चित तौर पर आप इनको पहचान लेंगे। और परिसंचरण बंद प्रकार का होता है, और परिसंचरण के बारे में आपने प्रतीक संघ में देखा है, बंद खुला बंद खुला। और इसके बाद उभयलिंगी के बारे में भी जानते हैं, एक लिंगी, द्विलिंगी और उभयलिंगी। तो एक ही बात है, द्विलिंगी कहे उभयलिंगी कहे। तो हेमिकोडेट्स जो संघ है उसमें पाए जाने वाले जो जंतु है, जिसमें एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है मेलेनोप्रोसेस, इसका डायग्राम भी दे रखा है बुक में, और नोट्स में भी आपको कुछ डायग्राम उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे आप निश्चित तौर पर आपकी बुक में नोट करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार मैंने अगले जो 5 संघ थे उनके बारे में बताया था, अब इनके सामान्य से लक्षण क्या है, सामान्य के अलावा अलग से हटके कोई विशेष संरचना है, जैसे टीनोफोर में आपने देखा था कल जीव संदिग्धी, जैसे जीव प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, टीनोफोरा जबकि सबसे छोटा संघ है, लेकिन उसकी विशेषता जीव संदिग्धी आपने देखा होगा। इसी प्रकार के सामान्य लक्षण, सामान्य के बाद विशेष कोई लक्षण है ऐसा जो अलग से है, उसको देखें। और साथ में इनके एग्जाम्पल जो हैं इनको आपको देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम्पल और साथ में ये चैप्टर जो है आपके प्रैक्टिकल वर्क में भी आ रहा है। बहुत सारे जंतु को आप स्कूल्स में देखेंगे, यहीं से आपको अच्छे से उसकी तैयारी करनी है। और जैसे ही ये चैप्टर होता है, इसके बाद आपको प्रैक्टिकल वर्क भी मैं दूंगा, उसको निश्चित तौर पर आपको लिखित रूप को पूरा करना है। बाकी वर्क जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ दिया जाएगा। तो इन चैप्टर को अच्छे से आप समझ लें, सीख लें, नोट कर लें। केवल इनकी विशेष पॉइंटों को भी आपको देखना है, एग्जाम्पल को देखना है, और कैसे प्रश्न बन सकते हैं जो मैंने आपको बार बार यहाँ पर इंगित किया है। धन्यवाद।